Next, come in please. जब तक हाथ ना दिए ना बैठना नहीं होता, ठीक वो हाथ देंगे खुद। कैसे हैं आप? अच्छा सर। कैसे आए यहाँ तक आज? सर साइकिल से आया। साइकिल से आए? जी सर। इंटरव्यू के बोर्ड तक अब साइकिल से आए। आपको साइकिल मिली बिहार में? जी सर। ओके, तो आपका नाम पुष्पेंद्र है? जी सर। तो बिहार राज्य के बारे में कुछ जानकारी होगी आपको? जी सर। अगर बिहार राज्य को एक लाइन में बोलना चाहें तो क्या बोलेंगे? सर बिहार राज्य समृद्ध इतिहास वाला राज्य है, साथ ही साथ ही अपार संभावनाओं से जुड़ा है। जैसे आपने बोला कि अपार संभावनाओं से भी रिलेटेड है, जी सर। तो कैसी संभावनाएं आपको लगती है? सर बिहार की वर्तमान में जनसंख्या लगभग 13 करोड़ के आसपास है, जो कि इसके जननांकीय लाभांश की स्थिति को दर्शाता है। और अगर यहाँ के लोगों को सही कौशल, सही शिक्षा, सही प्रशिक्षण दिया जाए तो यह भारत के लिए सबसे महत्वपूर्ण राज्य बनकर उभर सकता है। जैसा कि ऑप्शनल आपका ज्योग्राफी है, जी सर। तो आपको आपके पर्सनल जो आपका सब्जेक्ट है जिस पे ऑप्शनल ज्योग्राफी, जी सर। ज्योग्राफी का कैसे हम हमारी कमीशन आपसे लाभ ले सकती है आपकी सर्विस में आने के बाद? सर बिहार की जो मूल समस्याएं हैं वह आपदा है। उत्तरी बिहार जहाँ बाढ़ से ग्रसित रहता है, तो दक्षिणी बिहार सूखा से। सर इन दोनों ही स्थितियों की समझ के लिए भूगोल सबसे आवश्यक है। साथ ही साथ इसकी समाधान भी भूगोल में ही छिपा हुआ है। तो सर बिहार राज्य को और आयोग को, दोनों को सर मेरे इस विषय के और मेरी इस समझ का फायदा जरूर होगा सर। बिहार राज्य और संघ सरकार के बीच में बहुत सारी चीज़ें हैं, राइट? जी सर। और अभी वर्तमान में देखा गया है कि मनरेगा को चेंज करके जी राम जी कर दिया गया है। जी सर। तो आप इस नए जो नाम चेंज हो रहा है आज की डेट में, या बिहार को पर्सनली देखें तो बिहार को क्या प्रभाव पड़ सकता है इससे? सर मनरेगा के तहत जो 100 दिन के रोजगार की गारंटी थी, वह नई अवधारणा में सर 125 दिन की हो गई। और साथ ही साथ जो कृषि के साथ जो दुष्चक्र जैसे स्थिति पहले हुआ करती थी, उससे समाधान पाने के लिए जो कृषि वाले टाइम जैसे जो बुवाई और कटाई वाला समय, उस टाइम पीरियड में ऐसी कोई योजनाएं नहीं चलेंगी। तो उन्हें 60 दिन का अतिरिक्त रोजगार कृषि क्षेत्र से मिल पाएगा और साथ ही साथ 125 दिन का रोजगार इस योजना के तहत मिलेगा। इसमें राज्यों की भूमिका का क्या बात है? सर जो बिहार की जो मेन समस्या है वो पलायन की होती है। तो अगर 185 दिन का रोजगार उन्हें बिहार में ही मिलेगा तो वो पलायन के लिए बाध्य नहीं होंगे। और साथ ही साथ सर जो बिहार को भी 40% इसमें योगदान देना पड़ेगा राजस्व में। तो अगर राज्य पर वित्तीय बोझ बढ़ेगा तो इससे राज्य सरकार के ऊपर दबाव भी रहेगा और जवाबदेहिता और उत्तरदायित्व भी सुनिश्चित हो पाएगा। बिहार राज्य में बहुत सारे खनिज पदार्थों को भी अगर मद्देनजर देखें तो बिहार किस प्रकार से अपने खनिज को लेकर, ये बहुत सारे मिनरल्स हैं जो हमारे पास बिहार में, इसका भारत सरकार को कैसे हेल्प हो सकती है? सर 2000 में जब विभाजन हुआ उसके पहले तक तो सर बिहार खनिज की दृष्टि से काफ़ी संपन्न राज्य था, लेकिन विभाजन के बाद उसका ज़्यादातर खनिज झारखंड वाले क्षेत्र में चला गया। तो अभी वर्तमान में औद्योगिक पिछड़ापन का कारण बिहार का खनिज संपदा का अभाव ही है। तो सर अगर केंद्र सरकार द्वारा ऐसी कोई योजनाएं चलाई जाती हैं बिहार सरकार के साथ मिलकर, जिससे उसे खनिज पदार्थ एवं कच्चा माल के रूप में आपूर्ति हो पाए, तो बिहार में सर औद्योगिक विकास की संभावना है। अब इसी को ध्यान में रखते हुए जो नया औद्योगिक मार्ग निकाला गया है दिल्ली से पश्चिम बंगाल के लिए, उसके लिए जब केंद्र के रूप में गया को स्थापित किया जा रहा है, जहाँ नया इंडस्ट्रियल पार्क बनेगा, जिससे सर विकास के साथ साथ भारत को भी काफ़ी लाभ होगा। आर्थिक दृष्टिकोण से प्रमुख कौन से क्षेत्र हैं जिससे बिहार राज्य को फायदा हो सकता है, हो रहा है? सर आर्थिक रूप से सर बिहार में जो सबसे ज़्यादा संभावनाएं हैं वह कृषि से संबंधित उद्योगों के लिए है और साथ ही साथ सर विनिर्मित उद्योगों के लिए है। और इसी के लिए सर काम भी चल रहा है, जैसे कि कृषि से संबंधित उद्योग डेवलप करने के लिए मखाना बोर्ड की स्थापना की जा रही है, हल्दी क्लस्टर की स्थापना की जा रही है, गन्ना मिलों को फिर से चालू किया जा रहा है और साथ ही साथ जूट और चाय से संबंधित उद्योग को विकसित किया जा रहा है। इसके अलावा सर खनिज से संबंधित जो कुछ खनिज जैसे पायराइट में पूरे भारत में 95% प्रभुत्व बिहार का है। साथ ही साथ जमुई में जो सोने के खदान खोजे जा रहे हैं उसमें भी अनुमान लगाया गया है कि पूरे भारत का 42% सोना वहाँ हो सकता है। तो इन क्षेत्रों में वहाँ विकास की संभावना है।
बिहार राज्य अन्य राज्यों से भारत के किस प्रकार से भिन्न है और जिसमें भारत सरकार पर्सनल अपना हित देखती है? सरकार के नज़रिए से सर बिहार तो इसलिए भी इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये दूसरा सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला है और वहाँ सर जो युवा पीढ़ी है उसकी संख्या सर्वाधिक मतलब कि दूसरे नंबर पे है। अगर उन्हें सर अच्छे से किया जाए तो जो मानव स्रोत हैं, मानव संसाधन है, उनको मानव पूंजी में बदला जा सकता है और सर पूंजी का विकास किसी भी राष्ट्र किसी भी राज्य के विकास में सर्वाधिक योगदान देते हैं। आपने मानव पूंजी की बात की। जी सर। तो मानव पूंजी को देखा गया है कि इसमें हमारी जो महिलाएं हैं जी सर। ये भी हमारी मानव पूंजी की पार्ट है, यस सर। भाग है। जी सर। है ना? जी सर। तो महिलाओं की भूमिका अभी वर्तमान में बिहार में कैसी है आपके हिसाब से? सर वर्तमान में महिलाओं बिहार में सबसे ज़्यादा कोई सफल योजना रही है तो वह जीविका योजना है जो 2006-07 में रोज की सहायता से चलाया गया था, जो कि महिलाओं को ध्यान में रख के चलाया गया था। इसके माध्यम से महिलाओं को रोजगार और आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास किया गया था और ये अगर ये बिहार की सबसे सफल योजना है तो इससे साबित हो रहा है कि महिलाओं के लिए वहाँ कार्य हो रहा है। यही कारण है कि बहुत सारे क्षेत्र जहाँ महिलाओं को 50% आरक्षण दिया गया है, जैसे कि स्थानीय स्वशासन में महिलाओं की संख्या 57% हो गई है। इसके अलावा सभी सरकारी नौकरियों में 33% आरक्षण महिलाओं को दिया जा रहा है, जिससे हर क्षेत्र में उनकी भागीदारी बढ़ी है सर। आप एमपी के हैं? जी सर। आप एमपी का कोई कोरिलेशन या फिर कोई रिलेशन बताइए जो आपके बिहार राज्य से होता है। सर मध्य प्रदेश में जो बाण सागर परियोजना चलाया गया है वो सर लेंथ के हिसाब से भारत की सबसे बड़ी परियोजना भी थी, जो कि सोन नदी पे बनाई गई थी। वह उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना थी। इसके माध्यम से बिहार के लिए सिंचाई तथा अन्य माध्यमों के लिए जल आपूर्ति की जाती है। इसके अलावा सर जो कोयला की आपूर्ति बेगूसराय में चलने वाले कारखानों को होती है वो भी मध्य प्रदेश की जो सिंगरौली कोयला खदान है वहाँ से भी की जाती है। इसके साथ ही साथ झारखंड और पश्चिम बंगाल से भी की जाती है। सर इसमें भी थोड़ा सा योगदान मध्य प्रदेश का और बिहार का है। बिहार एक रिलीजन के पार्ट से देखें तो बुद्धिस्ट फिलॉसफी बहुत मानी जाती है। जी सर। आप कितने हद तक सहमत हैं बुद्धिस्ट फिलॉसफी से? सर मैं अगर किसी फिलॉसफी पे सबसे ज़्यादा भरोसा करता हूँ तो वह बुद्धिस्ट फिलॉसफी है, क्योंकि मैं अपने जीवन में हमेशा मध्यम मार्ग को ज़्यादा प्रेफर करता हूँ और अहिंसा को ज़्यादा प्रेफर करता हूँ, और दोनों ही सर बुद्ध फिलॉसफी से जुड़े हुए हैं सर। बुद्धिस्ट फिलॉसफी में बहुत सारी चीज़ें जैसे अष्टांग मार्ग है, ध्यान है। जी सर। इसके अलावा और भी ऐसी चीज़ हैं जिसको आज के कंटेम्प्रेरी टाइम पीरियड में या फिर वर्तमान दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा लाभप्रद है ना? इस फिलॉसफी को हम समाज में कैसे उतार सकते हैं एज इन बीइंग इन एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासनिक रूप से कैसे ला सकते हैं? सर बुद्धिस्ट फिलॉसफी में सर जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ थी संयम था। सर अगर आज के ज़माने में देखा जाए तो तेज़ी से बढ़ती दुनिया में संयम कहीं खोता हुआ चला जा रहा है, और सर अगर हम इसे समाज में बढ़ावा देते हैं, संयम, धैर्य और चीज़ों को बरकरार रखने वाली चीज़ें, तो वह सर आज के न केवल समाज के लिए ज़रूरी है बल्कि यह आज की सभ्यता को आगे की पीढ़ी के लिए भी आवश्यक हो जाता है। और साथ ही साथ जिस प्रकार पर्यावरण और संसाधनों का दोहन हो रहा है, जिससे एक खतरा महसूस हो रहा है कि आने वाली पीढ़ी के लिए संसाधन नहीं रहेंगे, उसमें भी सर ये बहुत योगदान दे सकता है। आपने एक नाम सुना होगा, मार्क्सवाद। जी सर। इसका कोई कोरिलेशन है बिहार स्टेट से? जी सर। मार्क्सवाद का सिद्धांत के बारे में जानते हैं? जी क्या सर। है ये? सर जिसमें सर संसार मतलब समाजवादी विचारधारा को प्रेरित है सर ये। और इसने किस प्रकार से मदद की है हमारे बिहार राज्य को? की है? सर इतना ज़्यादा प्रभाव बिहार पे नहीं पड़ा क्योंकि सर वहाँ अभी भी आर्थिक और क्षेत्रीय आदि प्रकार से असमानताएं विद्यमान हैं, और मार्क्सवाद सर इन्हीं का विरोध करता है। और कहीं ना कहीं कॉन्ट्रडिक्ट भी है ये। जी सर। किस प्रकार से आप देखते हैं सर? सर समाजवाद की दो धारणाएं में मुख्यतः प्रचलित है। एक तो होता है सर कि समाज द्वारा स्वीकृत से समानता स्थापित किया जाए। उसके विपरीत सर जो मार्क्सवाद कहता है कि स्वीकृत समाज नहीं देगा, उसे छीनना पड़ेगा और समाज में समानता लाना पड़ेगा। तो सर दोनों में सर इस प्रकार विरोधाभास है। जेएस मिल का नाम सुना है आपने? जी सर। कौन थे, कहाँ के थे, क्या फिलॉसफी थी इनकी? सर वो भी मार्क्सवाद को सपोर्ट करते थे सर।
महात्मा गांधी जी बहुत इम्पोर्टेंट रहे हैं अपने देश के लिए। जी सर। महात्मा गांधी जी अगर नहीं होते हैं तो आप कैसे देखते हैं इस सारी चीज़ों को, हमारी जो स्वतंत्रता है या हमारी जो भी चीज़ें आज की डेट में हैं? गांधी जी को हटाकर सोचिए, जो वर्तमान हमारा स्वतंत्र देश है वो कैसा होता? सर, गांधी जी की स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान बहुत बड़ी भूमिका थी। उन्होंने आंदोलन को सत्याग्रह के माध्यम से, अहिंसा के माध्यम से आगे बढ़ाया, जिससे सर हमारा आंदोलन था वो सफल भी हुआ और साथ ही साथ उसमें ऐसी कोई घटनाएं घटित नहीं हुई जिसका कोई दूरगामी परिणाम निकलता। और अगर महात्मा गांधी ना होते तो शायद आंदोलन अहिंसक, मतलब थोड़ा हिंसक हो सकता था, और इसके कारण सर सांप्रदायिक दंगे भी बढ़ सकते थे। और जो आज हमें भारत के बगल में बांग्लादेश और पाकिस्तान देखने को मिल रहा है, हो सकता है कि संख्या और भी ज़्यादा हो सकती थी। वर्तमान में पर्यावरण की बहुत सारी समस्याएं हैं। जी सर। ऐसा कोई चीज़ बताइए जिसको बिहार के लोगों ने किया है पर्यावरण के संरक्षण को लेकर, बिहार के किसी पर्सनालिटी ने या कुछ भी तरीके से। सर, इस समय पे बिहार में जो एक चल रहा है जैविक कृषि को बढ़ावा देने का प्रचलन, इसके तहत गंगा के किनारे जो भी 12 जिले हैं उनमें सर जैविक क्लस्टर बनाया जा रहा है, जिससे जैविक खेती की जाएगी, जिससे न केवल पर्यावरण को सुरक्षा प्रदान किया जाएगा, साथ ही साथ हम स्वास्थ्य को ध्यान में रख के भी कृषि कर पाएंगे। इसके अलावा सर बिहार में सर जो वृक्षारोपण वाला कार्यक्रम चल रहा है और वनों की संख्या में वृद्धि के लिए भी कार्यक्रम चल रहा है। नए अभ्यारण्य के स्वीकृति के रूप में कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा देने की भी बात चल रही है। ये सब पर्यावरण के क्षेत्र में योगदान दे रहे हैं। बिहार प्रशासनिक सेवा को, बिहार प्रशासन को किस प्रकार बिहार के युवकों के लिए या फिर कुछ ऐसा कुछ किया जा सकता है बिहार के युवकों के लिए, जो भी अभी जो नए युवक हो रहे हैं, जैसे आप भी सुनते हैं कि बढ़ती हुई बेरोजगारी, बहुत सारी ऐसी सामाजिक तत्व या ऐसी सामाजिक बुराइयां या फिर एक तरीके का सामाजिक उन्नतता बोले ना, या फिर ऐसे बढ़ते हुए क्राइम रेट, तो मतलब ऐसा कुछ किया जा सकता है हमारे युवकों के लिए। अगर ऐसा कुछ किया जा सकता है तो हम प्रशासनिक दृष्टिकोण से क्या कर सकते हैं? सर, वर्तमान में बहुत सारे ऐसे योजनाएं चल रही हैं जिससे युवाओं को रोजगार दिया जा सके, जैसे कि मुख्यमंत्री उद्यमी योजना, जिसके तहत युवाओं को ऋण प्रदान किया जा रहा है कि वो खुद के उद्यम स्टार्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ शिक्षा स्वास्थ्य, जो कि बिहार में पहले काफ़ी पिछड़ी अवस्था में थी, उसका भी काफ़ी विकास हो रहा है। और इसके अलावा सर जो कौशल केंद्र स्थापित किए जा रहे हैं, उसके माध्यम से युवाओं को प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है, सरकार द्वारा ऋण प्रदान किया जा रहा है ताकि वो रोजगार स्टार्ट कर पाएँ। उसके अलावा सर जो बिहार मुख्यतः आधारित है कृषि आधारित अर्थव्यवस्था में है, जो कि काफ़ी पिछड़ी अवस्था में थी और किसानों की निम्न आय का कारण भी बनी हुई थी, जिसमें इस बार जो 7 निश्चय योजना लाया गया है, उसका पहला ही है दुगना आय और दुगना रोजगार की बात की जा रही है उसमें। तो उसमें सबसे ज़्यादा जो कृषि में दिया गया है और उससे संबंधित जो छोटे छोटे उद्योग हो सकते हैं, जैसे कि मखाना के प्रसंस्करण से संबंधित उद्योग, गन्ना, जूट, इन सब से संबंधित उद्योगों का विकास किया जाएगा। साथ ही साथ बहुत सारे स्टार्टअप को जोड़ दिया जा रहा है। निवेशकों के लिए सर वहाँ संगठन और सम्मेलन बुलाए जा रहे हैं ताकि वो निवेश के लिए आकर्षित हों, उनके लिए प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल कराया जाएगा, जिसके माध्यम से वहीं रोजगार सृजन हो ताकि युवाओं को रोजगार भी मिले और पलायन के लिए बाध्य भी बने। कि कॉन्सेप्ट है संविधानवाद, यस सर। जानते हैं? यस सर। बताएं। सर, संविधान के मूल्यों को पालन करना है। ऐसे बहुत सारे आर्टिकल्स हैं, जैसे बहुत सारे भाग हैं भारत के संविधान में, उसको लिखित कर सकते हैं आप, जो राज्यों से संबंधित है, आपके किसी भी राज्य से, जो राज्यों के हित के बारे में सोचता है, क्योंकि हमारा देश कहीं ना कहीं क्वासी फेडरल या फिर परसंघ संघवाद की बात करता है। संघवाद होने के साथ साथ ही परसंघ की भी चीज़ें दिखाता है, राइट? तो ऐसे कौन कौन से अनुच्छेद आपको देखते हैं आपके नज़र से, या आपको लगता है कि अनुच्छेद होना जरूरी था, और ऐसे कितने अनुच्छेद लग रहे हैं आपको कि जिनको संविधान में ना होकर कहीं और होना चाहिए था? सर, सबसे महत्वपूर्ण अगर हम अनुच्छेद की बात करें जो केंद्र और राज्य के बीच लिए जरूरी है, वो सर 7वें अनुसूची के तहत जो विषयों का विभाजन किया गया है, जिसके तहत इस समय राज्य की शक्तियाँ और
केंद्र की शक्तियाँ को स्पष्ट कर दिया गया है कि राज्य किन विषयों के लिए जिम्मेदार है और केंद्र किस विषयों के लिए जिम्मेदार मैंने है। एक बीच में बोला था आपसे कि इसको कहीं और भी डाला जा सकता है संविधान के अलावा, जैसे हमारे पास लीगल राइट्स भी है, एक हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, संवैधानिक है, एक हमारा लीगल है जिसको बोलेंगे हम लोग क्या, कानूनी, वैधानिक। वैधानिक। तो ऐसी कौन सी चीज़ें जो राज्यों से रिलेटेड है बट संविधान में ना होकर उसके कानूनी रूप से देखना चाहिए था, ऐसा कुछ लग रहा है आपको होना चाहिए था? जी सर। सर जैसे कि स्वास्थ्य हो गया, जल हो गया, पर्यावरण से संबंधित मुद्दे हो गए, जो कि सर केवल कानूनी और संविधान में नहीं होना चाहिए, अन्य तरह से भी इसके लिए नियम कार्य कानून होने चाहिए, क्योंकि सर यह मानव के पूर्ण विकास के लिए भी जरूरी है और संरक्षण दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। दो टर्म यूज होते हैं, नैसर्गिक न्याय, जी सर। एक होता है प्राकृतिक न्याय जी सर। या प्राकृतिक अधिकार। जी सर। प्राकृतिक अधिकार, नैसर्गिक न्याय, दोनों को डिफाइन कर सकते हैं? सर जो प्राकृतिक न्याय होता है सर वो मुख्यतः 3-4 कंसेप्ट पे चलता है, जैसे कि सॉरी सर अभी आप नहीं आ रहा। नैसर्गिक न्याय सर जो अनिवार्य होते हैं मानवों के लिए। सुप्रीम कोर्ट की भूमिका है कुछ अपने देश में, या फिर हाई कोर्ट से काम चल सकता है? नहीं सर, सुप्रीम कोर्ट की भूमिका है सर। किस प्रकार ये डिफरेंट है? सर एक तो सर न्यायालय में तो सारे उचित ही फैसले किए जाते हैं। सर कई मामले होते हैं जिनमें उच्च न्यायालय अपना निर्णय दिया रहा होता है, अगर उसके विरुद्ध हमें अपील करना है तो हम सर्वोच्च न्यायालय में जा सकते हैं। साथ ही साथ मूल अधिकारों के लिए हम सर्वोच्च न्यायालय में डायरेक्टली जा सकते हैं। इसके अलावा अगर संविधान की व्याख्या करने की जरूरत होती है तो उसके लिए सर सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान सुप्रीम कोर्ट का ही होता है। कहीं कहीं आपको लगता नहीं कि जब राज्य सरकार या फिर हाई कोर्ट जैसे हमारी है, इनके बहुत सारे डिसीजंस को कट करके या ओवरलैप करके उसको हटा के नया डिसीजन दिया जाता है, इसकी वजह से जो दिया हुआ जजमेंट होता है द जज, तो इसका मतलब उस जज को नहीं होना चाहिए था या फिर उसने गलत फैसला दिया है? ऐसी बात नहीं सर। सर समय के साथ चीज़ों की डिमांड और आवश्यकता भी बदलती है, इसके अनुसार कई बार न्यायिक निर्णयों में बदलाव होता है और इसके लिए भी हमारे संविधान में व्यवस्था है। अगर पहले से कोई चीज़ें चल रही हैं या फिर पहले से कोई न्यायालय द्वारा निर्णय दिया गया है, तो अगर उसके विपरीत कुछ निर्णय देना होता है तो उससे बड़ी पीठ के द्वारा ही वो निर्णय दिया जाता है। तो सर 3 लोगों के द्वारा दिया गया निर्णय और 5 लोगों के द्वारा दिया गया निर्णय में अगर हम 5 लोगों के द्वारा दिए गए निर्णय को ज़्यादा स्वीकृति दे रहे हैं तो सर उचित ही है। इस क्वेश्चन को इसलिए पूछा गया क्योंकि हमारे संविधान में एक कॉन्सेप्ट है बेसिक रिस्ट्रिक्शन का। यस सर। बेसिक रिस्ट्रिक्शन आया ही इसीलिए क्योंकि हाई कोर्ट के बहुत सारे डिसीजन को ओवरलैप कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने। यस सर। तो जो बेसिक रिस्ट्रिक्शन आया, पहला केस जानते क्या था इसका? जी सर, केस 1 कोई इंपॉर्टेंस है बेसिक रिस्ट्रक्चर का? जी उस सर। समय पहले क्यों नहीं था, क्या रीजन था? क्या हमारे अम्बेडकर जी इतना नहीं समझते थे चीज़ें? सर जो बेसिक स्ट्रक्चर का मेन कंसेप्ट था उसका मूल आधार ये है कि जो संसद है वो ज़रूरत के हिसाब से संविधान में संशोधन कर सकती है, लेकिन संविधान को इतना ज़्यादा मतलब संसद को इतना ज़्यादा ताकत नहीं दिया जा सकता कि वो हमारे संविधान की जो मूल चीज़ें हैं जिसके आधार पे हमारा संविधान टिका हुआ है उसको बदल सके। तो उन चीज़ों में बदलाव ना हो सके जो कि संविधान के मूल भावनाओं को समेटे हुए हैं, उनके संरक्षण के लिए सर लाया गया ताकि सरकार के अतिव्यापी कदमों को रोका जा सके। राष्ट्रपति हमारे देश में सर्वप्रथम नागरिक है। यस सर। संवैधानिक रूप से कागजों पर उनके पास पावर तो काफ़ी है, बट व्यवहारिक रूप से उनके पास पावर नाम मात्र का है। जी सर। तो ये किस हद तक सही है हमारे जैसे भारत जैसे कंट्री के लिए या फिर देश के लिए? सर मुझे लगता है कि राष्ट्रपति को केवल नाम मात्र नहीं कहा जा सकता, क्योंकि भारत जैसे व्यवहारिक रूप से ऐसा देखा जाता है। जी सर, लेकिन सर मुझे नहीं लगता कि वो केवल नाम मात्र के होते हैं, क्योंकि उनकी बहुत ही विशिष्ट योगदान होता है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे मामले होते हैं जिसमें राष्ट्रपति को अपने विवेक के अनुसार निर्णय लेने होते हैं, जो कि न केवल उस वक्त की ज़रूरत होती है बल्कि संविधान को जीवंत बनाए रखने में और लोकतंत्र की मूल भावना को बचाए रखने में भी काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। आपने बहुत बार लोकतंत्र शब्द यूज किया। जी सर। इसके बारे में जानते हैं लोकतंत्र? जी सर। सर लोकतंत्र हम उस व्यवस्था के लिए लोकतंत्र शब्द हम उस व्यवस्था के लिए यूज करते हैं जिसमें सर सबसे प्रमुख भूमिका लोगों की होती है। पहली बार कब आया? सर लोकतंत्र सर
बहुत प्राचीन अवधारणा है। जैसे कि महाजनपद काल में जो वैशाली जनपद था सर, वहाँ लोकतंत्र की जानकारी सर मिलती है सर। आने वाले 15 साल या 20 साल के बाद बिहार राज्य को कैसा आप देखते हैं? सर मुझे लगता है बिहार राज्य आगे आने वाले 15 साल में पूरे भारत की सबसे तेजी से ग्रो करने वाली अर्थव्यवस्था हो सकती है सर। आप बिहारी हो? सर मैं मूलतः सर भारत का हूँ, लेकिन बिहार भी हूँ, मतलब मेरे लिए पूरा देश वहाँ पर है सर। आप रहने वाले कहाँ के हैं? सर मध्य प्रदेश से। भाषाई आधार पर कई बार ऐसा देखा गया है, कई जगह पे ऐसा देखा गया है कि बिहारी जो लैंग्वेज, सॉरी बिहारी लैंग्वेज नहीं है ये, बिहार का लैंग्वेज जानते हैं क्या है? जी सर। सर हिंदी हिंदी और उर्दू। हिंदी और ये लोग फिर भी बिहारी शब्द यूज करते हैं, कहते हैं कि बिहारी टोन में बात कर रहे हैं। कैसे हुआ, क्यों हुआ? सर जो हिंदी भाषा है बिहार की मूल भाषा है, और स्थानीय आधार पर सर इसकी विभिन्न बोलियां हैं, जैसे कि अंगिका हो गई, भोजपुरी हो गई, मगधी हो गई, मैथिली हो गई। तो उसमें से सर मैथिली और पाली ये दो भाषा भी हैं, और एक बोली के रूप में भी यूज होते हैं। तो सर इन्हीं बोलियों को आधार बनाकर सर बिहारी भाषा का बात होती है सर। 3 बड़े महान व्यक्तित्व का नाम बताइए जो बिहार से हैं। सर राम मनोहर लोहिया जी, राजेंद्र प्रसाद जी, और एक सर शारदा सिन्हा जो कि गायक हैं। एरिस्टोटल के बारे में जानते हैं? अरस्तु के बारे में? जी सर। इनका होना आज की डेट में लोकतांत्रिक देश का जो कॉन्सेप्ट है किस प्रकार से है संबंधित है? जी सर। कैसे? सर ये राजनीति के क्षेत्र में इनका बहुत बड़ा योगदान है सर। उन्होंने राजनीति कई सारे किताबें लिखी, और साथ ही साथ जो राजनीतिक मूल्य आज भी प्रासंगिक हैं उनके विकास में सर अरस्तु का बहुत योगदान था। तो जैसे राज्य का सिद्धांत भी उन्होंने दिया था सर। उन्होंने एक शब्द का यूज किया, संप्रभुता, किया था क्या? जी सर। किन्हें किया था? किया था सर। क्या मतलब इसका? सर संप्रभुता के माध्यम से सर एक ऐसे क्षेत्र की कल्पना करते थे जो कि अपने निर्णय स्वयं ले, बाहरी हस्तक्षेप से दूर हो। भारत राज्य संप्रभु है? यस सर। बिहार बिहार संप्रभु नहीं है सर। कैसे कह सकते हैं? क्योंकि सर ये हम भारत के ही अंतर्गत आता है सर। तो बिहार संप्रभु नहीं है? जी सर। ठीक है पुष्पेंद्र।